हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए दोस्तों ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं जिस क्लास का इंतजार स्टडी कैफे के हर स्टूडेंट को काफ़ी लंबे समय से है। आप कहोगे सर ऐसा क्या लाने जा रहे हो आप? तो आज दोस्तों वो एक टॉपिक है जिस टॉपिक की डिमांड फर्स्ट डे से बनी हुई है और उस टॉपिक को पढ़ाने की मेरी भी इच्छा काफ़ी दिन से थी, लेकिन कभी बीच सिलेबस में उस टॉपिक का ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ तो बीच में वो हर बार सिलेबस में छूट जाता था। लेकिन दो चार एग्जाम्स में से एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं या किसी स्पेशल एग्जाम में, जैसे कि एमपी के एग्जाम की बात करें या किसी एक दो एग्जाम के सिलेबस में वो टॉपिक स्पेशली डिक्टेटेड है। इस वजह से जो इन स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी रेगुलर डिमांड मेरे पास आती है, सर ये टॉपिक पढ़ाइए, टॉपिक पढ़ाइए, टॉपिक पढ़ाइए। तो आज दोस्तों आपकी वो डिमांड मैं पूरी कर रहा हूं एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक। हम लोग पादप ऊतक बॉटनी में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनिमल टिश्यूज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बहुत ज़्यादा वांटेड टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास पहुंचा दीजिए। और आज बहुत शानदार आपका सेशन होने वाला है। एक क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। लाइव में जनरली डबल टाइम लगता है, ये क्लास रिकॉर्डेड है तो हम एक क्लास में पूरा पढ़ डालेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पूरा पढ़ डालेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि किसी भी एग्जाम में एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आएगा, आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, 31 दिसंबर तक परीक्षा एप्लीकेशन पर जो मेरे पेड कोर्सेज हैं उन पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी 1299 का कोर्स आपको 650 रुपए में 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों हम राजस्थान स्टेनोग्राफर का कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो एक दो दिन के अंदर ही वो कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, मतलब पहले दिन से ही आप एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो जितना चाहो आप देख सकते हो। जो टॉपिक बच रहे हैं पुराने स्टूडेंट्स ने जो कंप्लीट कोर्स लिया हुआ है उनमें स्टेनो के जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो भी जल्दी ही ऐड करवा दिए जाएंगे। साथ में स्टेनो के कोर्स में हम लोग 1000+ क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ और आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपकी डाउट क्लासेस, लाइव आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टेनोग्राफर का कोर्स आपको राजस्थान स्टेट की कैटेगरी में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू के साथ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ओके हाँ, तो आइए दोस्तों, व्हाट इज टिश्यू हम बात कर रहे हैं, ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, ऊतक की हम लोग बात करें, ऊतक होता क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ऊतक कोशिकाओं का समूह है। क्या है दोस्तों? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ऊतक कोशिकाओं का समूह है। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में एक हम लोग कुछ चीजें जोड़ेंगे। ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो, ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, ओरिजिन, जो उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य में समान हो, कार्य में समान हो। यानी कि ऐसी सेल्स का ग्रुप जो कि किस किस के बेस पर, जो कि दोस्तों आपके ओरिजिन के बेस पर, जो कि उत्पत्ति के बेस पर, जो कि स्ट्रक्चर के बेस पर और जो कि वर्क यानी कि फंक्शंस के बेस पर आपस में सेम हो, ऐसे सेल्स का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? टिश्यूज कह देंगे। यानी कि ऊतकों का निर्माण कोशिका से होता है। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी एक सेल से स्टार्ट होती है और उस सेल को हम लोग जाइगोट या उस सेल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, सेल्स जब ग्रुप बनाती है तो आपका टिश्यू बनता है। टिश्यू को हम लोग ऊतक कह देते हैं। ऊतक दोस्तों आपके समूह बनाकर अंग बनाता है और अंग जब समूह बनाते हैं तो दोस्तों सिस्टम यानी कि तंत्र बनते हैं और तंत्र जब समूह बनाते हैं तो पूरी बॉडी बन जाती है। यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, हर सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज हैं और हर टिश्यू में बहुत सारी क्या है दोस्तों? सेल्स है आपके पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टिश्यू शब्द का सिस्टम क्या है। तो दोस्तों ये जो टिश्यू आपका वर्ड है
ये टिश्यू आपका वर्ड दिया गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है बाइचेट। टिश्यू शब्द बाइचेट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। और टिश्यूज की जो स्टडी होती है, ऊतकों का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को हम कहते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और फिर आपसे कोई पूछे कि हिस्टोलॉजी टर्म किसने दी है, तो दोस्तों हिस्टोलॉजी जो शब्द है ये दिया गया है मायर या मेयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। मायर या मेयर नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका हिस्टोलॉजी टर्म दिया। और आपसे कोई पूछ ले कि ऊतक विज्ञान का जनक या फादर किसे कहा जाता है, तो फादर दोस्तों मार्सेलो मेलपीगी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मार्सेलो मेलपीगी। तो आपके पास एक बेसिक जानकारी, क्या क्या जानकारी आपको मिली दोस्तों इसके अंदर? आपको सबसे पहले मिला है कि जो टिश्यू टर्म है, ये टिश्यू शब्द आपका बाइचेट ने दिया है। किस साइंटिस्ट ने दिया दोस्तों? बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया। और टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। टिश्यू जो शब्द है ये मायर या मेयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। और दोस्तों फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो मेलपीगी है ना। हिस्टोलॉजी शब्द हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो मायर या मेयर ने दिया है और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मार्सेलो मेलपीगी। ऊतक कोशिकाओं का समूह है और स्पेशली ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि ओरिजिन के बेस पर, जो कि स्ट्रक्चर के बेस पर और जो कि फंक्शंस के बेस पर क्या होती हैं दोस्तों? सेम होती हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं? टिश्यूज कह देते हैं। ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी। अब प्लांट टिश्यूज प्लांट्स में और एनिमल टिश्यूज एनिमल्स में। प्लांट टिश्यूज को हम बॉटनी में पूरा पढ़ चुके हैं, वहां आप दोबारा भी देख सकते हो। बॉटनी की एक 4 घंटे की क्लास भी है और बॉटनी का अलग से एक मैराथन क्लास भी है जिसमें आपको ये सब चीज मिलेगी। हम लोग बढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज पर। तो दोस्तों एनिमल टिश्यूज में हम बात क्या करने वाले हैं? देखिए एनिमल टिश्यूज दोस्तों 4 टाइप के आप पढ़ोगे, ठीक है। एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक। जंतुओं में दोस्तों 4 प्रकार के आपके ऊतक पाए जाते हैं जिनको हम लोग अलग अलग में बांटते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों हमारा जिसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक को बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। तीसरा आपका होता है दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को बोला जाता है पेशीय ऊतक। मांसपेशियों के बारे में हम लोग सब पढ़ रखे हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बार, पेशीय ऊतक, क्लियर। और उसके बाद फोर्थ वन जो हम पढ़ रहे हैं वो है दोस्तों हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि हमारा तंत्रिका तंत्र बनाता है, हमारी सेंसरीज को, हमारे संवेदांगों को चलाने का काम करता है तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो 4 टाइप के आप बेसिकली क्या पढ़ रहे हो दोस्तों? 4 टाइप के आप टिश्यूज पढ़ रहे हो। और वो 4 टाइप के टिश्यूज आपके कौन कौन से हैं? पहला है आपका ये वाला उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरा है आपका ये वाला संयोजी ऊतक। तीसरा है आपका ये वाला मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है आपका, चौथा आपका जो है, अरे यार बन नहीं रहा है ढंग से, बताइए। चौथा आपका नर्वस टिश्यू है ना। डायग्राम थोड़ा सा बनाने में अब आएगा, ठीक। तो 4 टाइप के आप क्या पढ़ रहे हो दोस्तों? टिश्यूज पढ़ रहे हो। 4 टाइप के टिश्यूज आपके पास हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपकला ऊतक के बारे में। देखिए दोस्तों उपकला ऊतक की कुछ विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं। तो उपकला ऊतक की सबसे पहली बात है कि उपकला ऊतक की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश, यानी 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, ओके, 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश। इंग्लिश में बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो जब हम बात करेंगे आपके उपकला ऊतक के बारे में, तो उपकला ऊतक की जो सेल्स होती हैं उनमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये कैसी होंगी दोस्तों? ये आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होंगी, और टाइटली पैक्ड होंगी तो जनरली इनका काम होगा प्रोटेक्शन का, मोस्टली प्रोटेक्शन का काम होगा। तो उपकला ऊतक की अगर आप बात करते हो तो जनरली पाया कहां पर जाता है आपका उपकला ऊतक? तो उपकला ऊतक पाया जाता है अंगों की बाहरी सतह,
अंगों की बाहरी सतह का पार्ट आपका उपकला ऊतक बनाता है। आंतरिक अंगों का भीतरी स्तर, जो अंदर के अंग हैं, बहुत इंटरनली डीप ऑर्गन्स हैं, तो आंतरिक अंगों की जो इंटरनल सरफेस है, आंतरिक अंगों की भीतरी सतह, ये आपका कौन बनाता है दोस्तों? उपकला ऊतक बनाता है। और मैं तो ये तक कहूँगा कि दोस्तों आपकी त्वचा के अंदर भी मैक्सिमम जो पार्ट प्ले करता है वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, तो उपकला ऊतक का काम क्या रहेगा दोस्तों? प्रोटेक्शन रहेगा, रक्षा। इसके बाद श्रावण रहेगा, जिसको कि हम कहते हैं सीक्रेशन, पदार्थों को मुक्त करना, क्योंकि बाहरी अंदर की सरफेस बना रहा है तो इसी की हेल्प से सीक्रेशन होगा। इसी की हेल्प से दोस्तों आपके क्या होगा? पदार्थों का अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और इसी की हेल्प से गैसों का प्रवाह बॉडी के अंदर होगा, जिसको कि हम विसरण या जिसको कि हम लोग डिफ्यूजन कह देंगे। तो हम कह सकते हैं कि उपकला ऊतक के बारे में हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले कि हमने एनिमल टिश्यूज को 4 ग्रुप्स में बांटा: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये अंगों की बाहरी सतह को बनाते हैं, आंतरिक अंगों की इंटरनल सर्फेसेस को बनाते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन, विसरण का मतलब होता है गैसों का परिवहन। ठीक है। बोलो, बात समझ में यहां तक आई? तो इतना आपको उपकला ऊतकों के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। संयोजी ऊतक की मैं अगर बात करता हूं तो दोस्तों संयोजी ऊतक जो होता है, इनकी सेल्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं, और संयोजी ऊतक की सेल्स के बीच में जो स्पेस है, यानी जो अंतराकोशिकीय अवकाश है, वो ज्यादा होता है। क्लियर। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, ये टाइटली पैक्ड थी, लेकिन संयोजी ऊतक की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय अवकाश ज्यादा है। ज्यादा है तो मतलब बीच में खाली स्थान होगा। उस खाली स्थान में क्या भरा होगा दोस्तों? एक लिक्विड भरा होगा, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स जनरली लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जेली की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मैट्रिक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? मैट्रिक्स कहेंगे। संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, बॉडी को क्या करेगा? बॉडी के कनेक्टिंग टू ऑर्गन्स, बॉडी के अंगों को आपस में क्या करेगा दोस्तों? जोड़ेगा। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको आपस में क्या करने का काम करेगा दोस्तों? मोस्टली काम कनेक्ट करने का है। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो दोस्तों मांसपेशियों के बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, और मसल्स का जो काम होता है वो काम होता है दोस्तों लोकोमोशन। मसल का काम होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी गति और गमन। तो पेशीय ऊतक हमारे गति और गमन में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हम इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और नर्वस टिश्यू जो होता है दोस्तों, ये आपके न्यूरॉन्स का बना है, और नर्वस टिश्यू का काम है दोस्तों सेंसिंग एंड ऑर्डरिंग, आदेश देना और चीजों को सेंस करना। ये काम आपके किसका है दोस्तों? नर्वस टिश्यू का है। तो आप बेसिकली चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ चुके होंगे। मैं साइड में हट के एक बार आपको बता देता हूं। एनिमल टिश्यूज हैव 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा मस्कुलर टिश्यू जो आपकी मसल्स बनाएगा। चौथा आपका नर्वस टिश्यू जो कि आपके न्यूरॉन्स और आपके न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है। उपकला ऊतक नाम से ही पता चल रहा है, उप का मतलब होता है ऊपर और कला का मतलब होता है झिल्ली। तो हमारी ऊपर की झिल्ली मतलब त्वचा का कहीं ना कहीं निर्माण आपका उपकला ऊतक करेगा। इसके अलावा अन्य अंगों की जो आउटर सरफेस है या फिर जो अंदर के गहरे अंग हैं, उनकी भी आंतरिक भागों को कौन बनाता है दोस्तों? उपकला ऊतक बनाता है। तो उपकला ऊतक के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोशिकाएं टाइटली पैक्ड होती हैं, और इनका काम प्रोटेक्शन, पदार्थों को स्रावित करना, रिलीज करवाना, मुक्त करवाना, सीक्रेशन, पदार्थों को ग्रहण करवाना, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और गैसों का, द्रवों का परिवहन, बॉडी के अंदर डिफ्यूजन। ये काम किनका है? आपके एपिथेलियल टिश्यूज का है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं लंबी हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इंटरसेलुलर स्पेस जब पाया जाता है तो दोस्तों ये जो हैं ये क्या करती हैं दोस्तों? आपके ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, और इनके इंटरसेलुलर स्पेस में मैट्रिक्स नाम का पदार्थ आपको मिलेगा। पेशीय ऊतक के बारे में मैंने आपको बता दिया, गति और गमन में सहायक है। चलिए तो फिर आगे हम एक एक को पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल की कहां पाए जाते हैं। ओके, और एग्जाम्पल के बारे में मैं आपसे डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि दोस्तों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा स्टार्ट आज का रहेगा दोस्तों उपकला ऊतक से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उपकला ऊतक, और उपकला ऊतक के बेसिकली 2 टाइप हैं, है ना। ठीक है,
बेसिकली उपकला ऊतक के कितने टाइप आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों? ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा इसमें आकृतियां बनाने में कमजोर हूं मैं, तो वैसे ही अपन लोग मेंटेन करते हैं। देखिए दोस्तों, उपकला ऊतक आपके दो टाइप के हैं, सरल और जटिल। सरल उपकला ऊतक में क्या होता है, एक ही लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, और जटिल जो उपकला ऊतक है उसको संयुक्त भी कहते हैं, सरल और संयुक्त। तो सरल तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स या फिर कंबाइंड एपिथेलियल टिश्यू। तो संयुक्त में क्या होता है, लेयर 2 या 3 हो जाती हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। लेकिन हम लोग जो टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो सरल प्रकार के ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो जनरली टाइप्स पढ़ रहे हैं वो सरल प्रकार के में, अरे यार, सरल प्रकार के में जो सबसे पहला है वो अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, शल्की उपकला ऊतक। शल्की उपकला ऊतक, ठीक है, इनको बोला जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, शल्की। ठीक है, दूसरे जो होते हैं उन्हें बोला जाता है कॉलमनर का मतलब कॉलम की फॉर्म में, यानी इन्हें बोला जाता है स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, पाए कहां जाते हैं ये काम की बात है। ठीक है, तीसरा जो होता है उसे बोला जाता है क्यूबॉइडल का मतलब घनाकार उपकला ऊतक, ये घन की फॉर्म में पाए जाते हैं, घनाकार उपकला ऊतक। और चौथा जो हम देखेंगे वो देखेंगे रोमिल या रोमाभी उपकला ऊतक, रोमाभी उपकला ऊतक। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये अपना क्या रहा, पढ़ने का सिस्टम रहा, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, शल्की उपकला ऊतक। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगा, अभी टेंशन आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिवीजन भी मैं आपका करवाऊंगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि हम कुछ सीख रहे हैं और वो सीख रहे हैं जो हमने आज तक नहीं सीखा है। ठीक है, तो 4 प्रकार के टिश्यूज आप देख पा रहे हैं उपकला ऊतक के अंदर। शल्की उपकला ऊतक की जब आप बात करने के लिए निकलेंगे तो दोस्तों आप ये देखेंगे सबसे पहले कि शल्की उपकला ऊतक की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो दोस्तों चपटी होती हैं। क्लियर? और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी दोस्तों कैसा होता है, चपटा। तो शल्की उपकला ऊतक शल्क की तरह चपटी, चिकनी, स्मूथ होती हैं, और इनकी सेल्स और इनका न्यूक्लियस दोनों क्या होते हैं दोस्तों, चपटे होते हैं। ठीक है, ये पाया कहां कहां पर जाता है, तो शरीर की बाहरी परत, जो शरीर की बाहरी परत है यानी त्वचा का जो मोस्टली भाग है वो ये बनाएगा, शरीर की बाहरी परत। दोस्तों इसके अलावा आपके रक्त वाहिनियां, जिनको कि आप ब्लड वेसल्स कहते हैं, धमनी शिराएं, रक्त वाहिनियां। ठीक है, जैसे कि आपके फेफड़ों में वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कि एल्वोलाइज कहते हैं, आपके फेफड़ों में पाए जाते हैं वायु कोश। ठीक है, आपके मुख गुहा, आपकी बक्कल कैविटी को ये बनाता है, आपकी मुख गुहा को बनाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपकी ग्रास नली, जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ये बनाएगा दोस्तों। आपका आहार नाल, आपका एलिमेंट्री कैनाल भी ये बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों पर उपकला ऊतक का वही भाग पाया जाता है जो स्क्वैमस है, जो कि शल्की है। तो शल्की उपकला शरीर की बाहरी सतह पर, इंग्लिश भी मैं साथ में बता देता हूं, बॉडी की आउटर सरफेस पर, आपकी ब्लड वेसल्स में, यानी आपकी वेन्स, आर्टरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, धमनी शिरा केशिकाएं। एल्वोलाइज होती है दोस्तों फेफड़ों के वायुकोश या वायु कूपिकाएं। मुख गुहा को हम कहते हैं वक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, आपके माउथ के अंदर का पार्ट। ग्रास नली जो कि आपके बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का भाग है, जो कि आपके मुख को, आपके माउथ को, आपकी ओरल कैविटी को आपके स्टमक से कनेक्ट करती है, भोजन नली भी कहते हैं। और आहार नाल हो गया दोस्तों पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा का पूरा आपका पाचन पथ। तो ये सब कौन बनाता है दोस्तों, ये सब आपका बनाता है शल्की उपकला ऊतक। बोलो बात समझ में आ गई? तो शल्की उपकला ऊतक का जो काम है दोस्तों वो जनरली क्या है, वो आप देख पा रहे हैं, वो रक्षा है। रक्षा के साथ में ये सारी चीजें दोस्तों किसका काम करती हैं, आदान प्रदान का, विसरण का। जैसे फेफड़ों की वायु कूपिकाएं आपके डिफ्यूजन का काम करती हैं। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो परिवहन का काम करती है, डिफ्यूजन का काम करती है। तो जनरली रक्षा करने का, प्रोटेक्शन का, डिफ्यूजन का जो काम है वो शल्की उपकला ऊतक करता है। शल्की उपकला ऊतक में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, वो क्या चीज आप देखेंगे वो मैं आपको बताता हूं,
कि शल्की उपकला ऊतक में कहीं कहीं पर स्तर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कहीं कहीं पर स्तर। और जब स्तर पाए जाते हैं तो इससे स्तरित शल्की उपकला, इससे स्ट्रेटिफाइड, क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, शल्की उपकला ऊतक कह देते हैं। और ये भी आपके स्किन में कई जगह पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? आपके स्किन में। तो आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, कि कभी कभी शल्की जो उपकला ऊतक है, जो स्क्वेमस आपका एपिथेलियम है, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स पाकर इसको सजा दिया जाता है, तब ये स्तरित का मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्तरित उपकला ऊतक कहां पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं स्किन में पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कॉलमनर। कॉलमनर को आप देख पा रहे होंगे कि सेल्स जो है दोस्तों वो आपके स्तंभ के आकार की हैं, कॉलम के शेप की है। और खास बात यह है कि इन सेल की जो सतह है, इन सेल की जो सरफेस है, उस पर दोस्तों माइक्रोविलाई यानी कि छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो दोस्तों ये वही माइक्रोविलाईज हैं जो आपकी छोटी आंत में पाए जा रहे थे अवशोषण की सरफेस को बढ़ाने के लिए। तो स्पेशली आपसे कोई पूछ रहे कि छोटी आंत की आंतरिक जो सतह है, छोटी आंत की जो इंटरनल सरफेस है, उस पर कौन सी उपकला पाई जाती है? जो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर आपके कॉलमनर पाई जाती है। और इसका मोस्टली काम क्या है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का और श्रावण का, रिलीज करने का, मुक्त करने का। तो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ये दोनों काम किसके हैं दोस्तों? ये दोनों काम करती है आपकी कॉलमनर। बोलो, क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अब बात करते हैं घनाकार पर। तो दोस्तों क्यूबोइडल एपिथेलियम में सेल्स जो होंगी वो क्यूब शेप में होंगी, घन के आकार में होंगी। और इनका जो न्यूक्लियस होगा, इनका जो केंद्रक होगा दोस्तों, वो गोल होगा, वो राउंड होगा। ठीक है। तो घनाकार उपकला ऊतक में जो सेल्स हैं वो घन के आकार की, और जो केंद्रक है वो कैसा होता है? गोल होता है। और ये पाई कहां कहां पर जाती है? तो दोस्तों ये आपके लार ग्रंथि आपकी सैलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, आपकी पसीना ग्रंथि आपके स्वेट ग्लैंड्स के अंदर, और आपकी वृक्क नलिकाएं, आपकी जो रीनल ट्यूब हैं या यूरिनरी जो ट्यूब्स हैं, वृक्क नलिका, इनके अंदर पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। तो आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स, इनका क्या काम है दोस्तों? आपके जनरली लार मुक्त करना, लार का श्रावण करना, सीक्रेशन करना। पसीना ग्रंथियों का काम क्या? पसीने का सीक्रेशन करना। और वृक्क नलिकाओं का काम है दोस्तों आपके मूत्र की जो कंसंट्रेशन है, मूत्र की जो सांद्रता, उसमें बदलाव लाना। तो जनरली देखा जाए तो घनाकार उपकला ऊतक का काम भी यही है, अवशोषण करना और श्रावण करना। ठीक है, क्लियर? बोलो, बात समझ में आ गई? थोड़ा सा आप एक गैप देख पा रहे होंगे, और वो गैप देख ये पा रहे होंगे कि कॉलमनर अवशोषण ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि कॉलमनर के अंदर माइक्रोविलाइज है, तो अवशोषण करने का काम ज्यादा है। जबकि जो घनाकार है उनके अंदर दोस्तों घनाकार का काम श्रावण करने का ज्यादा है। ठीक है, घनाकार में लार ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां, तो श्रावण का काम ज्यादा है। तो ज्यादा कम के डिफरेंस पर आप इनको अलग कर सकते हैं। रोमाभी उपकला ऊतक की जब बात करोगे तो इनकी सेल्स या तो दोस्तों गोलाकार होती हैं, या घनाकार हो सकती हैं, या स्तंभाकार हो सकती हैं। यानी इनकी जो सेल्स हैं गोलाकार, घनाकार, स्तंभाकार, कुछ भी हो सकती है। लेकिन विशेषता क्या है कि सेल्स के ऊपर रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम, जिनको बोला जाता है सिलिया, हिंदी में बोला जाता है पक्षमाभ। ठीक है, क्लियर? तो ये रोमिल जो है इसको आप पक्षमाभी भी कह सकते हो, पक्षमाभी उपकला। ठीक है, तो इस पर पक्षमाभ पाए जाते हैं। सिलिया जनरली कोशिका की गति के लिए सिलिया और फ्लैजिला जिम्मेदार होते हैं। तो सिलिया छोटे छोटे रोम है जो चीजों को आगे धकेलते हैं। तो जनरली आपसे पूछा जाए कि ये एपिथेलियम वहीं पर होगी जहां पर किसी चीज को धकेला जा रहा है, तो एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है आपके जो अंडवाहिनी है, इसमें दोस्तों आपके अंडाणु को क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। साथ में दोस्तों जो आपके श्वास नली है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये श्वास नली के अंदर भी आपके रोमाभी उपकला पाई जाती है। क्योंकि श्वास नली में भी गैसेस को आगे धकेला जाता है, साथ ही साथ उन्हें फिल्टर किया जाता है। तो आपका जो सांस नली है उसके अंदर भी छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है आपके नेजल चैम्बर के अंदर, आपके नासापथ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जो कि धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं। तो याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर इसे चल रहा हूं। सिलिएटेड एपिथेलियम कई बार पेपर में पूछी गई है। आपकी अंडवाहिनी और आपकी श्वास नली में सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो फिर से हम लोग उपकला ऊतक को खोलने वाले हैं दोस्तों।
उपकला ऊतक को 4 भागों में हम लोग बांट रहे हैं। शल्की उपकला ऊतक, स्क्वेमस शल्की उपकला ऊतक में कोशिकाएं और केंद्रक चपटे हैं और ये आपके शरीर की बाहरी सरफेस पर, आपकी रुधिर वाहिनियों में, आपकी वायु कोशिकाओं में, एल्वोलाइज में, आपकी बक्कल कैविटी, आपकी ईसोफेगस भोजन की नली और आपके एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में पाई जाती है। स्तंभाकार उपकला ऊतक में माइक्रोविलाइज से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो कि इनका काम अवशोषण का रहेगा। और छोटी आंत की इंटरनल सरफेस पर हम क्या करते हैं दोस्तों, भोजन से चीजों को अवशोषित करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। क्यूबॉइडियल जो घनाकार है वो दोस्तों श्रावण का काम ज्यादा करती है। तो ये आपके लार ग्रंथियां, पसीना ग्रंथि और आपके जो रीनल ट्यूब्स है, आपके जो वृक्क की नलिकाएं हैं, वृक्क में आपने सुना होगा पीसीटी, डीसीटी, जिनको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, साथ में संग्राहक नलिका, स्टोरेज ट्यूब्स, हेनले का लूप, ये सब आपके वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। सबके अंदर आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है। रोमिल या रोमावी उपकला ऊतक में 2 से 3 बार एग्जाम में देख चुका हूं। यहां पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो कि कोई धूल के कणों को रोकने का काम कर रहा है, कोई अंडाणु को आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो आपके फैलोपियन ट्यूब और आपके ट्रेकिया के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। तो जितनी मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ किसकी, अब हम बात करने वाले हैं आपके साथ संयोजी ऊतकों की। ठीक है। तो मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा और पूरा टॉपिक जब आप नोट डाउन करेंगे तो मैं ये वादा दिलाता हूं आपको, बिल्कुल आपका टॉपिक कंप्लीट होगा और आपको मजा आएगा। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि इनकी सेल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है और कनेक्टिव टिश्यूज में जो स्पेस में जो भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। क्लियर? अब ये संयोजी ऊतक जनरली कहां पाए जाते हैं, अंगों के बीच का स्थान भरते हैं, अंगों के बीच का स्थान ये भरते हैं, अंगों के बीच का स्थान ये भरेंगे। आपके बोन मैरो, आपकी अस्थि मज्जा के अंदर ये पाए जाएंगे जहां से आपके अस्थियों का निर्माण हो रहा है, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके ये तंत्रिका तंत्र के चारों ओर, आपके नर्वस सिस्टम के चारों ओर दोस्तों आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपके नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तो मस्तिष्क के चारों ओर भी दोस्तों कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि ब्रेन को क्या करते हैं दोस्तों, सिक्योर करते हैं। हड्डियों की सहायता से क्रेनियम पाया जाता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपकी मेरुरज्जु के चारों तरफ भी दोस्तों वर्टिबल कॉलम में रीढ़ की हड्डी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, संयोजी ऊतक का काम है टू कनेक्टिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को कनेक्ट करना। अब बात की जा रही है कि संयोजी ऊतक को आप कितने भागों में बांटेंगे। तो दोस्तों संयोजी ऊतक को बेसिकली मैं 3 भागों के अंदर बांटना चाह रहा हूं, जिनमें एक होते हैं लचीले संयोजी ऊतक जो कि सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सघन, जिनको कि हम डेंस बोलते हैं, थोड़ा सा सघन होते हैं ये। और तीसरे जो होते हैं उन्हें विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक कहते हैं, जिन्हें स्पेसिफाइड संयोजी ऊतक हम कहेंगे, स्पेसिफाइड। तो 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज आपको जनरली देखने को मिलेंगे। आपको सॉफ्ट मिलेगा, आपको डेंस मिलेगा और उसके बाद आपको मिलेगा दोस्तों कौन से कनेक्टिव टिश्यूज, आपके विशिष्टीकृत। हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। लचीले में आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों एरियोलर, ये बहुत आता है पेपर में। एरियोलर टिश्यूज किस टाइप के टिश्यूज हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज है, सॉफ्ट है, लचीले होते हैं। एरियोलर टिश्यूज के बाद आपको वसा ऊतक, ये बहुत आता है। हमारे शरीर में वसा कौन से ऊतकों में संचित होती है, तो एडिपोज टिश्यूज में होती है, जिन्हें वसा ऊतक कहते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज भी याद रखिए। ठीक है। क्लियर? तो एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज आपके किन के अंदर आते हैं दोस्तों, आपके जो लचीले आपके टिश्यूज हैं इनके अंदर आते हैं। ठीक है। सघन जो टिश्यूज हैं, सघन जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनमें 2 नाम आप देखोगे, दोनों नामों से आप भली भांति परिचित हो, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर स्नायु और टेंडन को दोस्तों बोलते हैं कांडरा। लिगामेंट आपको जोड़ता है बोन टू बोन, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, और जो टेंडन है दोस्तों वो जोड़ता है बोन टू मसल, और ये भी याद रख लेना मसल टू मसल, 2 मांसपेशियों को भी टेंडन जोड़ता है। तो लिगामेंट इज द जॉइंट बिटवीन 2 बोन्स, बोन एंड बोन, है ना। कांडरा टेंडन इज द जॉइंट बिटवीन बोन एंड मसल और द मसल एंड मसल। ठीक है। क्लियर? विशिष्टीकृत जो आपके संयोजी ऊतक आने वाले हैं, इनके अंदर दोस्तों आपके अस्थियां, बोन्स, तो अस्थियां भी आपके संयोजी ऊतक हैं। ठीक है। उसके बाद आपके कार्टिलेज, कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थियां, लंबी अस्थियों के किनारों पर जो लचीली संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें कार्टिलेज कहते हैं। और तीसरा
ब्लड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रुधिर। बोन एंड कार्टिलेज दोस्तों हम कंकाल तंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ गए हैं, और ब्लड जो है ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बोन, कार्टिलेज और ब्लड भी दोस्तों आपके किसके भाग हैं? ये भी आपके संयोजी ऊतक के भाग हैं। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हुआ है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, और थोड़ा सा आगे चल के दोस्तों क्या पढ़ेंगे, और जो ऊतक हैं संयोजी ऊतक, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए निकलेंगे। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो संयोजी ऊतक के और टाइप्स है ना। तो ये तो थे किसके आधार पर? उनकी सघनता के आधार पर, संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतकों को हम लोग सबसे पहले बांट रहे हैं दोस्तों वास्तविक ऊतक। ठीक है, वास्तविक ऊतक में सबसे पहला नाम आपका आ रहा है एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज में दोस्तों दो टाइप के तंतु होते हैं। एरियोलर टिश्यूज में दो टाइप के तंतु होते हैं, व्हाइट होते हैं और येलो होते हैं। ठीक है, एरियोलर टिश्यूज में कितने टाइप के तंतु होंगे दोस्तों? दो टाइप के तंतु होंगे। जो व्हाइट तंतु हैं वो कोलेजन फाइबर्स के बने होंगे, कोलेजन फाइबर होंगे इनके अंदर, और जो येलो हैं इनके अंदर दोस्तों इलास्टिन फाइबर होंगे। तो याद रख लेना कि एरियोलर टिश्यूज के अंदर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। व्हाइट जो तंतु हैं, व्हाइट फिलामेंट्स जो होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन के, कोलेजन फाइबर भी कह सकते हो, और येलो जो होते हैं वो इलास्टिन के। अब ये एरियोलर के अंदर आपको पूरी कैटेगरी मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले जैसे फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट जो टिश्यूज हैं ये आपके क्या बनाते हैं दोस्तों? तंतु बनाते हैं, ये आपके फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या बनाएंगे दोस्तों? तंतु बनाने वाले हैं, है ना, तंतु बनाएंगे, फाइबर्स, तंतु बनाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला आप पढ़ रहे हो दोस्तों फाइब्रोब्लास्ट, ये आपके क्या बनाते हैं? तंतु बनाते हैं। दूसरा हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट जो है ये आपके क्या करते हैं दोस्तों? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण। तीसरा है दोस्तों ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आपको पता है WBC को कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट आपके क्या बनाती है दोस्तों? एंटीबॉडी बनाती है। चौथा है दोस्तों प्लाज्मा टिश्यूज। प्लाज्मा टिश्यूज भी दोस्तों आपके क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। पांचवा दोस्तों आप पढ़ोगे मास्ट कोशिका। ये एरियोलर टिश्यूज की सेल्स हैं, जनरली देखा जाए ये सब सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल, हिस्टोसाइट सेल, ल्यूकोसाइट सेल, प्लाज्मा सेल, मास्ट कोशिका। ये मास्ट कोशिका एरियोलर टिश्यूज का हिस्सा है। और मास्ट कोशिका के बारे में हम 3 पदार्थ पढ़ते हैं दोस्तों। मास्ट कोशिका आपके हिस्टेमिन, ये बहुत आता है पेपर में, हिस्टेमिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन, ये 3 टाइप के पदार्थ आपके मास्ट कोशिका रिलीज करती है। हिस्टेमिन का काम होता है दोस्तों रुधिर वाहिनियों को फैलाना। हिस्टेमिन आपके रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, यानी जनरली बीपी को कम करने का काम है इसका, रुधिर वाहिनियों को फैलाना। हेपेरिन आपको पता है थक्कारोधी है, एंटीकोएगुलेंट है, थक्कारोधी प्रोटीन है, प्रतिस्कंदक है, एंटीकोएगुलेंट कहते हैं इसको, प्रतिस्कंदक। ठीक है, और जो आपके सेरोटोनिन है ये क्या करता है दोस्तों? रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है। सेरोटोनिन मतलब सिकोड़ना। क्लियर? तो आप देखेंगे कि 3 टाइप की मास्ट सेल के अंदर 3 टाइप के आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? 3 टाइप की कैटेगरीज मिल रही हैं। फर्स्ट वन आपके हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है? आपकी ब्लड वेसल्स को फैलाता है। दूसरा आपका सेरोटोनिन है जो कि ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। हेपेरिन आप जानते हो कि बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन के रूप में, थक्कारोधी प्रोटीन के रूप में क्या होता है दोस्तों? पाया जाता है। ओके, क्लियर? बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए अब फिर वास्तविक ऊतक के अंदर ही आप दूसरा ऊतक पढ़ेंगे दोस्तों, और ये दूसरा ऊतक जो आपको मिलेगा इसे बोला जाता है वसा ऊतक या एडिपोज टिश्यू। ये वसा ऊतक दोस्तों त्वचा के नीचे चर्बी का भाग होता है दोस्तों। ये चर्बी का भाग है तो ये शरीर की सुरक्षा, साथ ही साथ दोस्तों ताप सहने की क्षमता को भी क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, तो आपके जिनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा तापमान सहन कर सकते हैं। जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेशों में त्वचा के नीचे जो वसा ऊतक है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ठंडे प्रदेश वाले जो जीव होते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है, उनकी त्वचा में वसा ऊतकों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम वास्तविक ऊतक ही पढ़ रहे हैं। वास्तविक ऊतक में हमने देखा है एरियोलर टिश्यू। सबसे पहले एरियोलर टिश्यू सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले वास्तविक ऊतक हैं जिनके अंदर कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यूज में 5 टाइप की कोशिकाएं पड़ी है। फाइब्रोब्लास्ट तंतु बनाएंगी, हिस्टोसाइट जीवाणुओं का भक्षण करेगी, ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगी,
प्लाज्मा जो सेल्स है वो एंटीबॉडी बनाएगी, मास्ट कोशिका जो है दोस्तों ये क्या करेगी, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन को स्रावित करती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है नंबर 1 पढ़ा वास्तविक ऊतकों के अंदर एरियोलर, नंबर 2 पढ़ा हम लोगों ने दोस्तों वसा। ठीक है, नंबर 3 वास्तविक के अंदर ही नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं फाइब्रस टिश्यूज। फाइब्रस का मतलब होता है दोस्तों तंतुनुमा ऊतक, तंतु ऊतक। क्लियर, तंतु ऊतकों की अगर आप बात करोगे तो तंतु ऊतक में जो व्हाइट फाइब्रस हैं, जो श्वेत तंतु में जो ऊतक हैं, व्हाइट फाइब्रस जो ऊतक हैं, एक वो हैं और एक है येलो फाइब्रस टिश्यूज, येलो फाइब्रस। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो पहले कैटेगरी पढ़ी थी लचीले, सघन और विशिष्टीकृत, उन्हीं को हम लोग फिर अगेन कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्योंकि वो हमने पढ़ा था सघनता के आधार पर, बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। अब हम पढ़ रहे हैं नेचर और फंक्शंस के आधार पर अलग प्रकार। तो वास्तविक ऊतक सबसे पहला हमारा चल रहा है वास्तविक ऊतक। वास्तविक ऊतक में एरियोलर टिश्यू हमने पढ़ डाले, एडिपोज टिश्यू हमने पढ़ डाले, इसके बाद फाइबर्स टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। व्हाइट फाइबरस जो टिश्यूज हैं आपके, ये आपके बनाते हैं टेंडन। ये क्या बनाते हैं दोस्तों, टेंडन। ठीक है, और जो आपके येलो फाइबरस टिश्यूज है ये आपके बनाते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लिगामेंट का निर्माण पीले तंतुवत जो संयोजी ऊतक है उनसे होता है, और टेंडन का निर्माण श्वेत जो तंतु वाले होते हैं उनसे निर्माण होता है। ठीक है, फाइबरस में ही तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जालवत, रेक्टिकुलर, यानी कि यहां पर तंतुओं का पूरा क्या बन जाता है दोस्तों, जाल बन जाता है। और ऐसे ऊतक दोस्तों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन में, लीवर में पाए जाते हैं, आपके प्लीहा के अंदर, आपके यकृत के अंदर, प्लीहा के अंदर, यकृत के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। क्लियर, ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा से पहली स्लाइड पर एक बार जाता हूं। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग इसके पहले वाली स्लाइड देखिए। ये संयोजी ऊतक को हम लोगों ने सिंपली बेसिस पर 3 भागों में बांटा। लचीले जिसमें हमने एरियोलर, एडिपोज ये भी लिखा है दोस्तों। सघन में हम लोगों ने लिगामेंट और टेंडन पढ़ा है, और विशिष्टीकृत में हमने बोन, कार्टिलेज और ब्लड पढ़ा है। अब इसी कैटेगरीज को हम लोगों ने आगे दूसरे भाग में बांटा। दूसरे भाग में बांटा तो हमने क्या पढ़ा, हमने वास्तविक ऊतक में किस किस को डाल दिया। वास्तविक में एरियोलर भी आ गया, एडिपोज भी आ गया, लिगामेंट भी आ गया और कांडरा भी आ गया, टेंडन भी आ गया। ये चारों किस में पढ़े, हमने वास्तविक ऊतक में पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर। तो एरियोलर में आपने फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट कोशिका, ल्यूकोसाइट, हिस्टोसाइट वो आपने पढ़ा है। वसा ऊतक आपने अलग पढ़ा है। लिगामेंट को आपने तंतुमयी ऊतकों में पढ़ा है। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन दोनों को। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं बोन, कार्टिलेज और ब्लड की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो अभी तक हमारा वास्तविक ऊतक कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने एरियोलर को, हम लोगों ने एडिपोज को, हम लोगों ने लिगामेंट और टेंडन, इन चारों को किसके अंदर पढ़ लिया है, वास्तविक ऊतक के अंदर पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पहला संयोजी ऊतकों में पहला तो आपने पढ़ लिया वास्तविक ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक के बाद हम सेकंड जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों कंकाल ऊतक। संयोजी ऊतक का ही अगला भाग कंकाल ऊतक, स्केलेटल टिश्यूज। ठीक है, तो जो आपके स्केलेटल टिश्यूज हैं, स्केलेटल टिश्यूज में आपको 2 देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक मिलेगा बोन, अस्थि, और एक मिलेगा दोस्तों कार्टिलेज, उपास्थि। अस्थि उपास्थि के बारे में हम अच्छे से पढ़ रखे हैं, फिर भी बता देता हूं। अस्थियों की जो उत्पत्ति होती है वो कौन सी कोशिका से होती है दोस्तों, ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोसाइट के साथ साथ एक नाम और पढ़ते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। क्लियर है ना। अस्थियों का जो विघटन होता है दोस्तों वो किन सेल्स के द्वारा होता है, वो सेल होती हैं ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अस्थियां जो होती हैं इनकी बात आप करते हैं, उत्पत्ति हो गई, विघटन हो गया। अस्थियों का जन्म को आप ओस्टियोलॉजी कह देते हो। उपास्थियों की जो उत्पत्ति है इसमें आप 2 नाम पढ़ते हो, एक पढ़ते हो कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ये आपने पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र में पढ़ा ही है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और विघटन के लिए वही करेंगे क्या, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, विघटन कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ठीक है, अस्थियां आपको पता है बॉडी के अंदर हमारे 206 पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, सारा सिस्टम आपको पता है।
कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज दोस्तों नाक के अंदर पाई जाती है। आपका जो बाह्य कर्ण है, आपका बाह्य कर्ण इसके अंदर पाई जाती है। तो नाक के अंदर हो गई, बाह्य कर्ण के अंदर हो गई। साथ ही साथ बता देता हूं आपको, जो उपास्थियां हैं दोस्तों, उपास्थियों के अंदर कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कंठ में भी पाई जाती है। श्वास नली में भी उपास्थि के बने छल्ले होते हैं, आपको पता है। श्वास नली में उपास्थि के बने क्या पाए जाते हैं दोस्तों? छल्ले होते हैं। और जो आपकी स्टर्नम है, चेस्ट बोन, उसके साथ भी उपास्थियां पाई जाती हैं। तो आपके स्टर्नम के साथ आपकी श्वास नली में छल्ले, आपके कंठ के अंदर उपास्थि पाई जाती है, लेरिंजियल कार्टिलेज, कंठ उपास्थि, आपकी नाक के अंदर उपास्थि पाई जाती है ऊपर, और आपके बाह्य कर्ण में उपास्थि पाई जाती है। और कार्टिलेज के अंदर जो विशेष रूप से तंतु होते हैं, कार्टिलेज कोलेजन फाइबर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कोलेजन फाइबर की बनी होती है। अस्थियां आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। अस्थियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। ये बात मैं सारा आपको ऑलरेडी बता चुका, मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी बात बता रखे हैं। कोलेजन फाइबर्स याद रखिएगा। और उपास्थियां कहां कहां पाई जाती है? स्टर्नम के साथ, श्वास नली में छल्ले, कंठ के अंदर, नाक के अंदर, बाह्य कर्ण में आपको उपास्थियां पाई जाती हैं। ये है दोस्तों आपका कंकाल ऊतक। और कंकाल ऊतक किसके अंदर आता है दोस्तों? ठोस संयोजी ऊतक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ठोस संयोजी ऊतक के अंदर आपका कंकाल आता है। सी पे हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों सी पे हम लोग पढ़ेंगे तरल संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, तरल संयोजी ऊतक में हम बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड को हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ब्लड को हम लोग तरल संयोजी ऊतक के अंदर पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली। फर्स्ट वन इज वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, और तीसरा आपका तरल संयोजी ऊतक। ओके, वास्तविक संयोजी ऊतक में हम लोगों ने एरियोलर को पढ़ा, एडिपोज को पढ़ा, लिगामेंट को पढ़ा, टेंडन को पढ़ा। हम वास्तविक संयोजी ऊतक में पढ़ गए उनको। उसके बाद कंकाल ऊतक में हमने बोन्स और कार्टिलेज को पढ़ा, अस्थि और उपास्थि को पढ़ा। और उसके बाद तरल संयोजी ऊतक में हम किसको पढ़ते हैं? ब्लड को। तो ये जनरली बात है कि सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर वो ट्रू आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज को 2 आधारों पर पढ़ा। एक आधार पर तो हमने लचीले, सघन और विशिष्टीकृत में बांटा, और दूसरे आधार पर हमने वास्तविक, कंकाल ऊतक और तरल संयोजी ऊतक के अंदर बांट दिया। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव की जो अस्थियां होती हैं, या फिर स्तनधारियों की जो अस्थियां होती हैं, इनके अंदर विशेष रूप से पढ़ने लायक एक चीज है, और उस चीज को बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन नलिका भी कह सकते हो। तो जनरली जो अस्थियां हैं, अस्थियों के अंदर मैमल्स में विशेष रूप से एक कैनाल पाया जाता है, जिसे हम हैवर्सियन कैनाल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग दोस्तों उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक 2 को पढ़ गए हैं। लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, है ना। मुझे जहां तक लग रहा है बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। अब हमारा बचता है दोस्तों मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि दोस्तों हम लोग इनको ऑलरेडी पढ़ गए हैं। मस्कुलर टिश्यू, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों पेशी ऊतक। पेशी ऊतक किनके बने होते हैं दोस्तों? मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। मांसपेशियों के अंदर 2 टाइप की प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है और मायोसिन प्रोटीन होती है। तो मांसपेशियों के अंदर एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है। मांसपेशियों के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसे मायोग्लोबिन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मायोग्लोबिन। और याद रखिएगा मायोग्लोबिन में भी मुख्य घटक आयरन है, हीमोग्लोबिन की तरह, ठीक है। मांसपेशियों की जो क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई, उस क्रियात्मक इकाई को पेशी तंतु या सार्कोमियर कहते हैं। पेशी तंतु या सार्कोमियर, ठीक है। इन सार्कोमियर के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोमियर की जो झिल्ली है उसको हम कहेंगे सार्कोलेमा। क्या कहेंगे दोस्तों? सार्कोलेमा। क्लियर? मांसपेशियों की जो स्टडी होती है उसको हम लोग सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कह देते हैं। और मांसपेशियों की जो जांच होती है उसे ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? इतनी सारी जानकारी मिली आपको। मांसपेशियां आपके 3 टाइप की है दोस्तों। रेखित को बोला जाता है दोस्तों खुरदरी, है ना। इन्हीं को बोला जाता है कंकालीय, इन्हीं को बोला जाता है ऐच्छिक,
मांसपेशी। रेखित का मतलब इन पर पट्टियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रिप्ड बोला जाता है, स्ट्रिप्ड। और खुरदरी मतलब रफ। दोस्तों ये कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं जिनको हम अपनी इच्छा से गति करवा पाते हैं। तो आपके गर्दन, आपके हाथ, आपके पैर, ठीक है, कि जो मांसपेशी हैं वो आपकी कैसी हैं दोस्तों, वो आपके अपनी इच्छा से चलती हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी हैं, ये ऐच्छिक हैं, ठीक है। दूसरी मांसपेशी जो होती हैं वो दोस्तों होती हैं जिनको हम अरेखित, जिनको हम चिकनी, जिनको हम एकंकालीय, अंतरांगी, क्योंकि अंदर के अंगों की होती है ये अंतरांगी, या जिनको अनैच्छिक, अनवॉलंटरी कहते हैं। ये दोस्तों आपके अनवॉलंटरी, जैसे कि आपके बात करें पाचन तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियां, ठीक है, आपके मूत्र नलिकाओं से जुड़ी हुई मांसपेशियां, ठीक है। तो अंदर के अंगों से जुड़ी हुई मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको हम किस में डाल देते हैं, उनको हम लोग डाल देते हैं अरेखित। इनको बोला जाता है अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड, या इनको बोला जाता है स्मूथ, या इनको बोला जाता है अनैच्छिक, अनवॉलंटरी, अपनी इच्छा से काम नहीं करती। और तीसरी मसल्स है दोस्तों हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की अगर आप बात कर दोगे, हृदय पेशियां, तो ये स्ट्रक्चर के बेस पर, संरचना के बेस पर तो दोस्तों ये कैसी होती हैं, रेखित होती हैं, इन पर पट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन कार्य के आधार पर ये अनैच्छिक होती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों प्रकार की मसल्स का एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हार्ट मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल में नहीं होती तो अनवॉलंटरी होती है। अब कंट्रोल में जो अनैच्छिक है वो अरेखित होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर में कैसी होती है, रेखित होती है, स्ट्रिप्ड होती हैं। तो तीन टाइप की जनरली आप मसल पढ़ रहे हो, रेखित, एक अरेखित, और तीसरी हृदय। रेखित मतलब इन पर स्ट्रिप्ड है, तो इनको स्ट्रिप्स की सहायता से घुमाया फिराया जा सकता है। तो ये खुरदरी होती हैं, कंकालीय मतलब आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होंगी, और आपकी ऐच्छिक होंगी, वॉलंटरी होंगी, या आपके गर्दन, हाथ पैर की मसल्स आपके जॉइंट्स पर, यानी कि आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई जगहों पर होंगी। अनस्ट्रिप्ड जो है वो स्मूथ होंगी, इनको हम कंट्रोल में नहीं लग सकते, ये अपने आप चलती हैं। तो आपके मूत्र नलिका, पाचन तंत्र, आपके भोजन के पाचन के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर जितनी भी ऐसी मसल्स हैं जो आपके अंदर के अंगों से जॉइंट है, वो सब कैसी होंगी दोस्तों, आपके अरेखित होंगी और एकंकालीय होंगी, ठीक है। तीसरा जो आपके हार्ट मसल है, हृदय पेशियां जो हृदय में पाई जाती हैं, कभी ना थकने वाली पेशियां, है ना, नॉन फटीग मसल, कभी ना थकने वाली पेशियां, सबसे ज्यादा काम करने वाली पेशियां, वो कहाँ की होती हैं दोस्तों, आपके हार्ट मसल्स होती हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, दैट्स वाई मैं कम काम यहां पर थोड़ा कर रहा हूं। और नर्वस टिश्यू भी मैं आपको समझा चुका नर्वस सिस्टम में, इसलिए नर्वस टिश्यू के बारे में भी मैं बहुत छोटी सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, ठीक है। नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो नर्वस टिश्यूज का जो क्रियात्मक इकाई है वो है दोस्तों न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तंत्रिका कोशिका दोस्तों जन्म के बाद विभाजित नहीं होती, तंत्रिका कोशिका जन्म के बाद विभाजित नहीं होती। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता, सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किनके अंदर पाई जाती है दोस्तों, न्यूरॉन्स में पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। काम की बात ये करेंगे, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूरॉन में दोस्तों आपने ये देखा होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा कुछ, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, आई थिंक सो, जरूर पढ़ा होगा, क्लियर। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसको बोला जाता है साइटोन, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, इसी को बोलते हैं कोशिका काय। ये वो वाला भाग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर दोस्तों आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लियर। और इस साइटोन के किनारों पर जो ये फिलामेंट से आपको दिख रहे हैं, ये वाले यहाँ पे दो दो तीन तीन ऐसे फिलामेंट होते हैं, क्लियर। तो ये वाला जो ये फिलामेंट्स हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, क्लियर। और ये जो सबसे लंबा वाला पार्ट यहां से यहां तक दिख रहा है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। तो तीन पार्ट है जनरली साइटोन, तीन पार्ट है जनरली साइटोन, आपके सेल बॉडी, कोशिका काय, एक्सॉन और डेंड्रॉन, ठीक है दोस्तों, क्लियर। एक्सॉन पर जो पाया जाने वाला आवरण है ये वाला, इस आवरण को माइलिन आवरण कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, माइलिन आवरण, क्लियर। और ये माइलिन आवरण बीच बीच में से एब्सेंट है, आप देख पा रहे होंगे, ये माइलिन आवरण जो है ये बीच बीच में से एब्सेंट है, देखिए ये, क्लियर, ये एब्सेंट है। ये जहां से एब्सेंट है इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड, क्लियर। ये आपके नर्व इंपल्स को जंप कराने का काम करता है, ठीक है। जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट बनाती है उस जगह को सिनेप्स या सूत्र युग्मन कहते हैं। दो न्यूरॉन के संपर्क की जगह सिनेप्स, सूत्र युग्मन,
दो न्यूरॉन सूचनाओं का आदान प्रदान करती है इस जगह पर, है ना। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सेंटर, सूचनाओं का आदान प्रदान, ये आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, सूचनाओं का आदान प्रदान। और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन नाम का एक लिक्विड यहां पर पाया जाता है। साइटोन भाग में दोस्तों प्रोटीन और अंतःप्रदब्बी जालिका, प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़े पार्ट में राइबोसोम, इन तीनों से मिलकर एक कणिका बनती है जिसे निस्सल कणिका बोलते हैं, निस्सल ग्रेन्यूल्स, निस्सल कणिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कुछ, थोड़ा सा हम फास्ट ले रहे हैं क्योंकि ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो हम पढ़ रखे हैं कि नर्वस टिश्यू के अंदर जो मेन भाग है न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो मेन पार्ट है वो साइटोन कोशिका का है, जिसके अंदर कोशिका का केंद्रक, न्यूरॉन इज अ सेल, सबसे लंबी कोशिका है पूरे सजीव जगत की, मानव की तंत्रिका कोशिका पूरे सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है जिसकी लेंथ 1 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो मेन पार्ट है साइटोन, साइटोन के ऊपर जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको टोटल मिलाकर डेंड्रोन कहते हैं और एक एक फिलामेंट को हम डेंड्राइट कहते हैं। सबसे लंबा जो भाग है वो एक्सोन कहलाता है। एक्सोन के ऊपर का जो आवरण है दैट इज माइलिन आवरण, और माइलिन आवरण पर जो पाया जाता है उसे बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोड, है ना। ये माइलिन आवरण जहां पर नहीं होता, जहां पर एब्सेंट होता है, वो डॉटेड होता है बीच बीच में, दैट इज रेनवियर के नोड। दो न्यूरॉन्स जिस जगह पर कांटेक्ट बनाती है दैट इज सिनेप्स, सूत्रीय युग्मन सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। और सिनेप्स पर जो न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक लिक्विड पाया जाता है दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो आप लोग ऑल टाइप के जो टिश्यूज हैं उनको एक क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर इजी पढ़ा दिया या उड़ा दिया, नहीं, डिटेल में है पूरा। लेकिन जो आपको ये घंटा लग रहा है, ये एक नहीं बेटा, ये 2 से 3 घंटे अगर ये लाइव क्लास होती, क्योंकि लाइव क्लास में बीच में आपकी बातों का जवाब देता, आपसे बात करता, कोई कहता सर दोबारा बताओ, कोई कहता सर इधर लिखो, कोई कहता सर उधर लिखो, कोई कहता सर ये मार कर लो, वो मार कर लो। अब क्या मैंने इसको पूरा समझा दिया है आपको, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको दिक्कत आती है एक बार दोबारा देखना। कंटेंट फिर से कह रहा हूं सॉलिड है, बेस्ट है, शानदार है, जानदार है। किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन उठा लेना, एनिमल टिश्यू से अगर आया होगा चुटकियों के अंदर फोड़ोगे, मेरा आपसे वादा है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को इस क्लास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा डिमांड में थी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।